स्टडी फॉर सेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज एईडीओ 2.0 सहायक 2.0 टेस्ट सीरीज जो करवाया जा रहा है उसका हम लोग टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। तो ये क्या है, आपको जनरल स्टडी से रिलेटेड टेस्ट है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बता रहा है कि हिमालय के निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे नीतीला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, सिपकिला है और तांगलांग दर्रा है। तो तांगलांग दर्रा जो है ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित होता है और ये जो अक्षांश इसका है ये 33.5 डिग्री इसका अक्षांशीय विस्तार है उत्तर में। जबकि कहाँ पे हो गया, ये आपको लद्दाख क्षेत्र में हो गया। बनिहाल दर्रा आगे दिखिएगा तो बनिहाल दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में है, पीरपंजा सरेली में स्थित है और इसका क्या होता है 33.3 डिग्री नॉर्थ पड़ता है। ये 33.5, ये 33.3 डिग्री नॉर्थ पड़ता है। जबकि सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ये सतलुज नदी इसी सिपकिला दर्रा से ही क्या होता है पास करती है और ये आपको हो जाता है 31.8 डिग्री नॉर्थ हो जाता है। और नीति दर्रा जो है ये आपको उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है जो तिब्बत से भारत को जोड़ता है और ये जो है आपको इसका ये सबसे लास्ट में ये हो जाता है। तो अगर आप सीरीज में सजाइएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 4 नंबर, 4 तो दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। उसके बाद आपको 3 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर नहीं सॉरी 3 नंबर, ये ऊपर वाला हो जाएगा, फिर 1 नंबर हो जाएगा। लास्ट में नीतीला दर्रा है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए, वायुमंडल की परतों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है। क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान विषुवत रेखा के ऊपर ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। तो इसमें देखिएगा कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल का ऊंचाई जो है विषुवत रेखा पर यहाँ पे 18 किलोमीटर है, ठीक है। और जबकि आप ध्रुव पे देखिएगा तो इसकी ऊंचाई जो है ये आपको मतलब क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ये ध्रुव पे कितना है आपको 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। और हम जानते हैं कि ऊंचाई जैसे बढ़ता है तापमान क्या हो जाता है, घटता है। तो ऊंचाई सबसे ज्यादा कहाँ पे, विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर, तो तापमान कहाँ कम होगा, तो विषुवत रेखा पे तापमान क्या होगा सबसे कम होगा। तो क्षोभ सीमा पे वायु का तापमान विषुवत रेखा के ऊपर ध्रुवों की तुलना में अधिक होता नहीं, विषुवत रेखा पर क्या होता है कम होता है, क्योंकि विषुवत रेखा की ऊंचाई क्षोभ मंडल की सीमा जो है वो 18 किलोमीटर हो जाती है। और जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में जैसे ऊपर की ओर तब जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है घटता जाता है, इसलिए ये क्या हो गया आपको गलत हो गया। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है जिसके कारण ये ओजोन परत की उपस्थिति यहाँ संभव होती है, ये भी क्या है गलत है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान घटता है, क्या होता है घटता है, और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है, वो समताप मंडल में पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे आइए, आयन मंडल में स्थित कैनेली हेविसाइड परत लंबी रेडियो तरंगों को परावर्तित करती, गलत है। लंबी रेडियो तरंगों को परावर्तित नहीं करती है, ये मध्यम, ठीक है, मध्यम रेडियो तरंगों को क्या करती है ये परावर्तित करती है, जबकि लंबी तरंगों का परावर्तन निचली परतों से होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों का तीनों क्या है आपको गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, असत्य ही पूछा जा रहा था। अब देखिए, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि यह मृदा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है, सही सही है ये। उसके बाद देखिए, इस मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की प्रचुरता रहती है, एक तो गलत हो गया बिल्कुल। इसमें लोह ऑक्साइड अल्युमिनियम की अधिकता होती है, लेकिन ह्यूमस नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या होती है कमी होती है। ये काजू और चाय जैसे फसलों के लिए क्या होती है उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपका सही है, 1 और 3 सही है। 4 पे आइए, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है, बिल्कुल सही है। नील नदी का उद्गम अल्बर्ट झील से होता है, ये गलत है। नील नदी का उद्गम जो है आप सुने होंगे कि विक्टोरिया झील से होता है, ना कि
क्या कहते हैं, अल्बर्ट झील से होता है। तो अल्बर्ट झील जो है ये युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है। ये पूरी तरह तंजानिया में नहीं है। ये ऊपर क्या लगे, पूरी तरह तंजानिया में, तो ये भी गलत हो गया। तो ये अल्बर्ट, एक तो पहले के नील नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया, विक्टोरिया झील। अल्बर्ट झील जो है ये कहाँ पे है, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पे स्थित है, तंजानिया में पूरी तरह से नहीं है। चाड झील केवल चाड और नाइजीरिया के बीच सीमा साझा करती है। तो देखिएगा, चाड झील एक अंतःस्थलीय जलनिका है जिसकी सीमा जो है ये आपको चाड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून, ये 4 से आके आपको मिलती है। तो आंसर केवल और केवल क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ये भी गलत हो गया आपको, क्योंकि यह कह रहा है कि चाड झील केवल चाड और नाइजीरिया से, जबकि चाड झील जो है आपको ये चाड तो हो ही गया, नाइजीरिया हो गया, साथ साथ नाइजर और कैमरून से भी लगती है। सौर, 5वां क्वेश्चन है कि सौर मंडल के उपग्रह के घूर्णन और परिक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य एक दिन उसके एक वर्ष की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सूर्य का एक दिन जो होता है, घूर्णन काल जो होता है वो कितना होता है, सूर्य का एक दिन जो होता है ये आपको 243 पृथ्वी दिनों का होता है। ठीक है, पृथ्वी पर 243 दिन जो होता है यहाँ एक दिन के बराबर होता है। वही परिक्रमण काल इसका लगभग 255 दिन होता है। परिक्रमण काल कितना होता है, मतलब वर्ष में जो होता है इसका 255 दिन होता है। तो होता है कितना, पृथ्वी के 255 दिन के बराबर इसका क्या होता है, पृथ्वी पर जो 365 दिन होता है ना, वो इस यहाँ पे कितना होता है 255 दिन। अब पृथ्वी पर जो एक दिन जो घूर्णन में समय लगता है उसमें इसको 243 दिन समय लग जाता है। तो कह रहा है क्या, सूर्य का एक दिन उसके एक वर्ष की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो बात तो सही हो गया। सौर मंडल में केवल शुक्र और यूरेनस ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। सही बात है, पृथ्वी हमारा कैसे करता है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। तो ये सही है। ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है, नहीं। देखिए कक्षीय, जैसे कि आप देखिएगा कि सूर्य के ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाती है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण बुध की कक्षीय गति सबसे अधिक है, जबकि नेपच्यून जो है वो इतना दूर है तो उसकी गति क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। तो ये क्या हो गया, आपको गलत हो गया। 1, 2 सही है और 3 आपका गलत हो गया। तो 1, 2 सही हुआ। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। ये आपको बिल्कुल सही है। एक्चुअली में क्या है, पश्चिमी घाट जो है वो हिमालय की तरह बलद पर्वत नहीं है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने के समय हुआ था, जब भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई थी तो इनका पश्चिमी हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया, जिससे ये खड़े किनारे या कगार का निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, मतलब उत्तर से दक्षिण की, मतलब तमिलनाडु के साइड में। लेकिन देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामलाई पहाड़ी की अन्नामुडी है। तो ये दक्षिण में जाने पर क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है, ना कि ये उल्टा कह रहा है कि आप जैसे दक्षिण की ओर जाइएगा तो घटती है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और अन्नामुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और लेकिन किस पहाड़ी पे, अन्नामलाई पहाड़ी पे है। यहाँ पे क्या दे दिया, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाता है, दोदा बेटा हो जाता है, दोदा बेटा नीलगिरी का। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। इसमें क्या है, आपको केवल 1 सही हुआ, केवल 1 सही हुआ। कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है। तो कैस्पियन सागर की सीमा जो है आपको वो किसके साथ लगती है, कजाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, रूस के साथ लगती है, ठीक है, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान के साथ लगती है, ईरान के साथ लगती है, और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है। तो किसके साथ नहीं लगा आपको, आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो 2 और 4 हो जाएगा आंसर, 2 और 4 हो जाएगा।
अब देखिए, महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर समुद्र की सतह की लवणता लगातार बढ़ती है। ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि जो ध्रुव के पास तो ये सही बात है कि लवणता कम होती है, लेकिन आप जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहां जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अक्षांश क्या हो गया, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो अक्षांश है, यहाँ पे उच्च लवणता वाले आपको पाए जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखा पे तो 0 डिग्री अक्षांश हो गया और ऊपर आपको 90 डिग्री ध्रुव पे हो गया। तो इसके बीच में आप देखिएगा ना कि 20 से 30 डिग्री के बीच जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे लवणता ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे अगर इस तरह अगर आप देखना भी चाहिएगा कि लाल सागर देखिएगा तो वहां भी उस लवणता क्या होती है, अधिक होती है। और सबसे अधिक लवणता जो है आपको सबसे अधिक लवणता आपको मृत सागर में दिखती है। और वो ये मृत सागर भी क्या है, आपको 31 डिग्री उत्तर अक्षांश पे स्थित है और ये इसकी लवणता 300 पीपीटी तक हो जाती है। वही भूमध्य सागर पे देखिएगा तो 37 से 39 डिग्री पीपीटी तक होती है। फारस की खाड़ी का 38 से 40 डिग्री पीपीटी तक जाती है। तो ये 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में जो भी सागर है उसकी लवणता सबसे अधिक होती है, ना कि 0 डिग्री पर सबसे अधिक होती है। तो ये क्या हो गया, आपको गलत हो गया। दूसरा देखिए, उच्च लवणता भूमध्य रेखा पे पाई जाती है क्योंकि वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होती है। देखिए, उच्च लवणता तो आप देख लीजिए 20 से 30 डिग्री अक्षांश के पास पाई जाती है। और ये सही है कि वाष्पीकरण की दर क्या होती है, भूमध्य रेखा पे अधिक होती है, लेकिन वहां भारी बारिश भी तो बहुत अधिक वर्षा भी तो होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण ताजा पानी समुद्र में मिल जाता है, जिससे वहां लवणता कम हो जाती है। जैसा कि ये उच्च लवणता 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच वहां वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होती है। तो ये आपको ये क्या हो गया, गलत हो गया। हेलोकाइन वो क्षेत्र है जहां गहराई के साथ लवणता तीव्र परिवर्तन आता है। तो सही चीज है ये कि समुद्र में पानी का वो परत जहां गहराई बढ़ने के साथ लवणता भी बहुत तेजी से बदलाव आता है, उसे ही हम लोग थर्मोक्लाइन या तापमान में बदलाव की तरह से काम करता है। तो ये आपको क्या हो गया, सही हो गया। तो ये 1 और 2 गलत है और 3 क्या हो गया आपका, सही हो गया। केवल 3 आंसर है। 9 नंबर पे आते हैं हम लोग। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लो एस मैग्नेटाइट प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश एस जो है वो हेमेटाइट प्रकार का होता है। हेमेटाइट को इसकी उच्च गुणवत्ता और औद्योगिक उपयोग के कारण औद्योगिक लो एस भी कहा जाता है। कुंद्रेमुख खान कर्नाटक में स्थित है, ये तो गलत हो गया। कुंद्रेमुख खान कर्नाटक में स्थित है, जो यहाँ से अयस्क का निर्यात मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। तो ये क्या है, आपको सही है। ये जो है आपको कि यहाँ पे कुंद्रेमुख के पास जो है ना, आपको चिकमंगलूर जिला स्थित है। यहीं पर मुख्य रूप से मैग्नेटाइट अयस्क जो है ये पाया जाता है, आपको कुंद्रेमुख खान से निकलती है और मंगलोर बंदरगाह तक इसे पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यहाँ से विदेशों में इसका निर्यात किया जाता है। तो ये तो सही हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए, बेलाडीला खाने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हेमाटाइट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित बेलाडीला खान अपनी उच्च श्रेणी के हेमाटाइट के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का लोहा बहुत उच्च गुणवत्ता का होता है और इसे विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से मुख्य रूप से जापान और दक्षिण कोरिया में निर्यात किया जाता है। तो 2 और 3 क्या हो गया आपका, सही हो गया। 2 और 3 सही, 1 गलत था। अब देखिए, स्थानीय पवनों और उनके क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, फॉन जो है वो एल्पस पर्वत दिया हुआ है, सही बात है। फॉन एल्पस पर्वत के ढालों पर चलने वाली गर्म हवा है, ये सही हो गया आपको। उसके बाद देखिए, खमनिस मिस्र, ये भी सही है। खमनिस मिस्र में चलने वाली गर्म पवन है, सही बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्ट्रल सहारा मरुस्थल क्षेत्र। मिस्ट्रल एक ठंडी और शुष्क पवन है जो एल्पस पर्वत से जो है भूमध्य सागर की ओर चलती है। यह सहारा मरुस्थल का
पवन नहीं है, तो यह आपको गलत हो गया। अब देखिए चिनूक, रॉकी पर्वतमाला, तो चिनूक जो है वो रॉकी पर्वत यूएसए में चलने वाली पवन है, जिसे स्नो ईटर भी कहा जाता है, तो ये भी क्या हो गया, सही है। सिर्फ 3 आपका गलत हो गया। तो कौन सा युग्म गलत है, तो गलत क्या है आपको 3 क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान विमीय सूत्र नहीं रखता है, तो कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा देखिएगा समान विमीय सूत्र रखता है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक ये भी समान सूत्र रखता है। जो कि तनाव और पृष्ठ तनाव, देखिए तनाव मतलब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो है स्ट्रेस का देखिएगा तो इसका क्या होता है, अगर हम लोग अगर निकाल ले तो ML/T इनवर्स 2 होता है, और जबकि पृष्ठ तनाव का देखिएगा क्या होता है, F/L होता है। तो M और यहाँ पे क्या हो गया, L ही आपको गायब हो गया, L 0 हो गया और T इनवर्स 2 हो गया, और इसका ये है। तो ये यही हो गया जिसका सूत्र समान है। आवेग और संवेग का क्या है आपको समान है। एक समान वृत्ताकार गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान वृत्ताकार गति, जैसे ये इस पथ ये वृत्त है और इसी पे क्या हो रहा है, कोई गति कर रहा है, तो क्या होता है, इसका वेलोसिटी इस साइड में होता है और एक्सेलरेशन इस साइड में होता है। जब वस्तु यहाँ पहुंचा तो एक्सेलरेशन इस साइड में और वेलोसिटी इस साइड में, वस्तु यहाँ पहुंचा तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ और वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ, तो इसी तरह से हमेशा चलता है। तो अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की दिशा हमेशा बदलेगी, लेकिन चाल को क्या है, दिशा से मतलब नहीं है, चाल हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन है तो आपको अभिकेंद्रीय बल भी लगता है यहाँ पे, वो भी अंदर की तरफ लगता है, और ये भी क्या हो, इसका भी दिशा बदलते रहता है। देखिए गति की चाल नियत रहती है, चाल हमेशा क्या होता है, नियत रहता है, बिल्कुल सही है। वेग निरंतर बदलता है, देख रहे हैं ना, वेग में क्या होता है आपको मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन यहाँ बदल रहा है ना, कभी इधर हो जा रहा है कभी इधर हो जा रहा है, डायरेक्शन बदलने से क्या हो गया, वेग निरंतर बदलते रहता है, सही बात है। त्वरण केंद्र की ओर होता है, हाँ, देख लिया ना, ये ना केंद्र की तरफ लग रहा है ना, त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ लग रहा है, ये भी क्या आपको सही हो गया। 1 2 3 तीनों का तीनों क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब आइए कह रहा है कि यदि किसी गतिशील पिंड का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो पिंड के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिशील तो पिंड है, इसका संवेग अपरिवर्तित रखते हुए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अब आपको ये कांस्टेंट रखना है, इसको बदलना नहीं है। तो संवेग को अपरिवर्तित रखना मतलब बदलना ही नहीं है, P हमेशा P ही रहेगा। तो अब देखिए वेग को दुगुना, तो वेग के जगह पे क्या कर दिया, 2 भी कर दिया, 2 भी कर दिया। तो पिंड का द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमको हमेशा हर केस में P ही चाहिए, P बराबर mv होता है ना, तो mv ही चाहिए। तो m अगर यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि मास तो होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो क्या हो जाएगा 2mv हो जाएगा। अब इस 2 को काटने के लिए मास को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो गया m इंटू v ही बच गया, पहले भी m इंटू v था, अब बाद में वेलोसिटी दोगुना किया, मास को आधा कर दिए, तो 2 2 कट गया, m इंटू v हो गया, तो मास को क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान को आधा हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखिए कार्य ऊर्जा परिमेय के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर लगने वाले कुल बल पर किए गए कार्य के बराबर होता है, तो सही है। क्या होता है कार्य ऊर्जा परिमेय के होता क्या है, इसके देखिए कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार किसी कण पर लगने वाले सभी बल आरक्षित हो, संरक्षित हो या असंरक्षित हो द्वारा किया गया कुल कार्य उसके कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कहने का मतलब W नेट जो होगा वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, डेल के काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लिखते हैं, यही होता है। तो वही बताया किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये जो डेल लिखा जाता है चेंज लिखा जाता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पर उस पर लगने वाले कुल बल के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। कार्य ऊर्जा परिमेय केवल एक समान त्वरण वाले पिंडों के लिए मान्य है, गलत बात है। कार्य ऊर्जा परिमेय एक सार्वभौमिक नियम है, यह न केवल एक समान त्वरण नियत बल के लिए बल्कि परिवर्तित त्वरण
वाले पिंडों के लिए भी समान रूप से मान है। क्यों? क्योंकि ये सार्वभौमिक नियम है, हर जगह ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपको? गलत हो गया। तो केवल एक सही है। 15 पे आ जाइए। पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में क्या सत्य है? देखिए इस तरह से घूम रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा हमेशा शून्य होती है। तो गतिज ऊर्जा तो कभी शून्य होगी, कोई वस्तु अगर मूव कर रहा है ना, कह रहा है खुद ही सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो गतिज ऊर्जा कभी वेलोसिटी है तो गतिज ऊर्जा कभी शून्य नहीं हो सकती, गलत। इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो इसमें इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये बात क्या है आपको? सही है। कैसे सही है? कि एक उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से क्या होता है? बंधा होता है, और इसमें क्या होता है? ऋणात्मक कुल ऊर्जा को ये दर्शाता है, क्योंकि खिंचाव के द्वारा किसी के खिंचाव के कारण वहां पे क्या होता है? बंधा हुआ होता है, जिसके कारण ऋणात्मक कुल ऊर्जा यह दर्शाती है कि उपग्रह एक बंध प्रणाली है, ठीक है, बंधा हुआ प्रणाली है, इसलिए इसमें ऋणात्मक ऊर्जा दिखाता है। यदि इसकी ऊर्जा शून्य या धनात्मक हो जाए तो पृथ्वी की कक्षा छोड़ के अंतरिक्ष में चले जाती है, इसलिए इस पे क्या हम लोग कहते हैं? ऋणात्मक ऊर्जा होता है, क्योंकि बंधा हुआ है। तो ये सही हो गया आपको। उपग्रह का भार कक्षा में शून्य नहीं होता है। तो देखिएगा उपग्रह का भार जो है वह कक्षा में क्या होता है कि ये हमेशा भारहीनता महसूस करता है, क्योंकि ये लगातार पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती रहती है। तो गलत हो गया, ये शून्य ही होता है, क्योंकि लगातार पृथ्वी की ओर क्या होता है? गिरती रहती है। पृथ्वी का वायुमंडल उपग्रह को स्थिर रखता है, ये भी गलत है। वायुमंडल उपग्रह को स्थिर नहीं रखता, बल्कि हवा का घर्षण इसकी गति को धीमा करके उसे पृथ्वी की ओर गिरा सकता है। अधिकांश उपग्रह वायुमंडल के ऊपर स्थित होते हैं, वायुमंडल में नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। केवल आपका बी नंबर सही है, केवल बी नंबर सही है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा में प्रवेश करती है तो क्या होगा? देखिए प्रकाश की किरणें कहां से जा रही है? पानी से हवा में। तो सोचिए, नीचे पानी है, ऊपर हवा है, तो ऐसे जा रही है, तो क्या होगा? ये लंब है, लंब से दूर हो जाएगी, लंब से दूर हो जाएगी। हम बहुत ज्यादा दूर कर दिए, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये लंब से दूर हो गई। ये अविलंब की ओर झुकती है, गलत है। ये अविलंब से दूर झुकती है, अविलंब से दूर हो गया, देखे ना, यहाँ इतना दूर हो गया, सही है। यहाँ भी अविलंब से दूर, दोनों में थे। गति धीमी हो जाती है। देखिए अब ये माध्यम इसका क्या है? ये विरल माध्यम है हवा, पानी क्या है? सघन माध्यम है। और ये जो है लाइट जितना विरल माध्यम होगा उसमें उतना तेजी से चलेगा, तो इसकी गति तेज हो जाती। क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। हवा में जाने पर इसकी गति तेज हो जाएगा। 16 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 17 पे आ जाइए। अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, बिल्कुल सही। नील्स बोर, परमाणु का नाभिक मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड जो है ये परमाणु का नाभिक मॉडल दिया था। नील्स बोर जो है ये हाइड्रोजन क्वांटम मॉडल दिया था। डी ब्रोगली जो है ये पदार्थ की तरंग की प्रकृति दिया था। तो डी ब्रोगली का आपको 3 नंबर हो गया। रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल है, परमाणु का नाभिक मॉडल। नील्स बोर का हाइड्रोजन परमाणु क्वांटम मॉडल 4 नंबर। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत 2 4 1 3 2 4 1 3 डी नंबर हो जाएगा ये। अब देखिए 18 नंबर पे आइए। 18 में कह रहा है कि प्रकाश की अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं अंतर आणविक बलों और अणुओं के बीच तापीय ऊर्जा के संतुलन का परिणाम है, बिल्कुल सही है। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने से आकर्षण बल बहुत तेजी से बढ़ता है। देखिए दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल कैसे बढ़ेगा? दूरी घटेगा तो ना आकर्षण बल बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। अंतर आणविक क्रियाएं की प्रधानता का क्रम, अंतर क्रिया की प्रधानता का सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, और फिर क्या होता है? गैस में होता है। तो ये क्या हो गया? आपको सही हो गया। सिर्फ आपको 2 नंबर गलत है और 1 3 आपका सही है, 1 3 सही है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में बोर मॉडल, अब ऊपर में बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? उच्च कक्षा से किस में आ रहा है? निम्न कक्षा में आ रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है। उच्च से निम्न में जाएगा, उच्च कक्षा का मतलब अधिक ऊर्जा वाला, निम्न कक्षा मतलब कम ऊर्जा वाला। तो अधिक ऊर्जा से निम्न ऊर्जा गया तो ऊर्जा का क्या करेगा? छोड़ेगा ऊर्जा को,
तो बी नंबर हो जाएगा। ऊर्जा का क्या करेगा, छोड़ेगा, मतलब उत्सर्जन करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी। अभी देखिए ईरान में जो हो रहा है वहां अम्ल वर्षा का जो बारे में पता चल रहा है, जिसमें क्या है, पेट्रोल जलने से क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उस वहां पे है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वहां पे वर्षा में आ जाता है, उसी के हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सही उदाहरण है। तो देखिए असंतृप्त किसको कहते हैं, अगर ये इथेन देखिए है ना, सारा का सारा क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सारा सिंगल बॉन्ड है, इसे क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। इसी में क्या होगा कि ये दोनों दो हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। ये देखिए दो हाइड्रोजन हटा दिए और इसको इसके जगह पे हम लोग क्या किए, डबल बॉन्ड कर दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर, तो ये असंतृप्त हो गया। ठीक है, तो संतृप्त असंतृप्त समझ गए। तो इसमें क्या होता है, संतृप्त के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जो इथेन का क्या होता है, C2H6 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब कार्बन की जगह पे 2 दीजिए तो 2 हो गया, और यहाँ पे कार्बन 2 हो गया, और हाइड्रोजन की जगह पे 2 दीजिए तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, C2H6 हो गया, संतृप्त का होता है। तो CnH2n क्या है, ये संतृप्त का उदाहरण है। आपको पूछ रहा है असंतृप्त का, तो CnH2n असंतृप्त का है, CnH2n-2 क्या है, असंतृप्त का है। अब बेंजीन रिंग भी क्या है, असंतृप्त है। तो सिर्फ आपको बेंजीन रिंग क्या होता है, असंतृप्त कैसे, ये है आपको बेंजीन रिंग, यहाँ पे है ना, ये डबल बॉन्ड जैसे होगा क्या होगा, असंतृप्त हो जाएगा। तो ये भी असंतृप्त है, सिर्फ आपको 2 नंबर संतृप्त है। तो 1 3 4 आंसर हो जाएगा, 1 3 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रवृत्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। बाएं मतलब ये, दाएं मतलब ये। अब देखिए इधर से इधर जाने पे क्या कह रहा है, धात्विक गुण बढ़ता है, जबकि लेकिन आप देखिएगा सोडियम यहाँ पे होता है, मैग्नीशियम यहाँ पे होता है, और इस साइड में कौन सा होता है, क्लोरीन होता है, या फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब इस साइड में होता है। तो धात्विक गुण बढ़ता है कि घटता है, घट गया ना, तो ये गलत हो गया। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। देखिए फ्लोरीन ऊपर होता है ना, क्लोरीन हुआ, फिर ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका, फ्लोरीन का। तो ये ऊपर से नीचे जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, गलत हो गया ना, घटता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, तो गलत हो गया ये। अब देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। देखिए बाएं से दाएं जा रहे हैं है ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं, सही बात है। बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा की संख्या वही रहती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहा, कक्षा उतनी ही कक्षा रहती है, वो दूरी वही रहती है। तो प्रोटॉन क्या करता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के उस कक्षा को सिकोड़ देता है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक एंथैल्पी बढ़ती है। तो ये भी क्या हो गया, आपको ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक एंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो ऊर्जा निकलती है उसे आयनिक एंथैल्पी कहते हैं। तो जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि आप सीजियम आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो उसका आयनिक एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे जब जाते हैं, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो आयनिक एंथैल्पी बढ़ती नहीं, घटती है। तो ये भी क्या होगा, आपको गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर सही हो गया, आपको सी नंबर से। कौन सा सही पूछा रहा, सिर्फ सी नंबर सही हो गया। अब देखिए पीतल पिताजी मतलब पीतल का क्या होता है, पिताजी। तो पीतल जी से जिंक हो गया, तो ये 3 नंबर हो गया आपको। कांसा क्या होगा, कॉपर प्लस एसएन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में होती तो आसान है, तो ये आयरन कॉपर निकेल, तो 3 नंबर हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब जीवों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आधारभूत लक्षण है। तो अब देखिए जीवों का निवास स्थान, जीव आज यहाँ पे कल वहां चल जाएगा, बेकार है। कोशिका की प्रकृति, ठीक है, कोशिका की प्रकृति, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये कोशिका की प्रकृति इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि जैसे बैक्टीरिया कहाँ रहेगा और प्रोटोजोआ कहाँ रहेगा, एक प्रोकैरियोटिक है एक यूकैरियोटिक है, ये बिल्कुल सही है। जीवों का आकार एक
बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। पोषण का तरीका, ये भी बहुत सारा जीवों का पोषण का तरीका एक साथ एक तरह का हो सकता है, ठीक है। तो कोशिका की प्रकृति बी नंबर हो जाएगा, सबसे मुख्य आधार। 25 नंबर पे आई, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा हो जाता है? 70S राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन 80S के साथ 70S भी राइबोसोम पाया जाता है। 80S के साथ 70S पर, तो ये हो गया आपको राइबोसोम। इसमें आप देख सकते हैं क्यों, अब ये ऐसा नहीं बोलिएगा कि अरे नहीं, उसमें हम बोल रहे हैं ना कि प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन आप उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाइएगा, राइबोसोम के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर आपको 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब आइए 26 नंबर, मानव शरीर के संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कौन सा हो गया? जैसे ब्लड भी क्या है आपको संयोजी ऊतक है, आपका हड्डी क्या है संयोजी ऊतक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयोजी ऊतक शरीर के उन ऊतकों को एक साथ बांधते हैं जो और सहारा देते हैं, बिल्कुल सही है। रक्त और अस्थियां दोनों संयोजी ऊतक उदाहरण, सही है। यह ऊतक अंगों के भीतर और बाहरी सतह को ढकता है नहीं, इपिथेलियल सेल उपकला जो है ये बाहरी और अंदर को ढकता है, संयोजी ऊतक नहीं ढकता। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो 1 और 2 आपका सही है, 3 गलत है। फाइलेरिया, फाइलेरिया क्या होता है? विचेरिया बेनक्राफ्टी, कहाँ पे है? विचेरिया बेनक्राफ्टी, ये 2 नंबर हो जाता है। अमीबता, अमीबता क्या एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। निमोनिया, निमोनिया क्या होगा? ये आपको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होगा। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम के कारण होगा आपको। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता के आणविक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स होती है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती, सही है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होती है और माता पिता से संतान में लक्षण स्थानांतरित करते, बिल्कुल सही है। आरएनए डीएनए के निर्देशों से प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ये भी क्या है आपको सही है। तो सारा का सारा यहाँ पे आपको क्या हो जा रहा है? सारा का सारा आपको सही हो जा रहा है। 28 का 1 2 3 सब सही है। निम्नलिखित पादप रूपांतरों पर विचार कीजिए। तो आलू जो है आपको, आलू एक आपको भूमिगत तना है, ठीक है। इसमें आपको नोड, ये जो छेदा टाइप का रहता है, मतलब आंख उसको कहते हैं, तो वो आपको नोड इंटरनेट बनाता है, तो ये तना हो गया आपको। अदरक का देखिएगा, तो अदरक क्या है? ये भी भूमिगत तना है, लेकिन प्रकंद टाइप का है, ये कंद टाइप का है, ये प्रकंद टाइप का है। इसमें पर्व और पर्वस्थियां पाई जाती है, मतलब नोड इंटरनोड पाया जाता है। गाजर के बारे में देखिए, तो गाजर क्या है आपको? मुसलाजर है, सही बात है, मुसलाजर है। और मुसलाजर है, ये भी सही हो गया आपको। प्याज सलकंद, तो प्याज क्या है आपको? सलकंद है, ये भूमिगत तना संरचना है। प्याज का निचला चपटा हिस्सा वास्तविक तना होता है जिसमें जड़ें और मांसल पत्तियां जुड़ी हुई होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 4। तो फिर कौन सा रूपांतरित तना है? तो ये तो जड़ हो गया ना गाजर, तो ऐसे ही कोई मतलब ही नहीं था। 1 2 4, 1 2 4, तो ऐसे ही कह दिया कि जड़ है यहाँ पे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूप से कार्य करती है? देखिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि गला के पास होता है। अधिवृक्क ये किडनी के ऊपर में इस तरह से होता है, दोनों किडनी के ऊपर। तो ये हो गया अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ये 2 तरह का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और बहिस्रावी ग्रंथि भी होता है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहिस्रावी का देखिएगा तो इसमें पाचक एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीन आदि का स्राव होता है और नलिकाओं के माध्यम से छोटी आंत में जाकर भोजन पचाने में सहायता करता है। तो ये आपको बहिस्रावी का कार्य हो गया। अंतःस्रावी का देखिएगा तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो रिलीज होता है बीटा और अल्फा सेल से, ये जो आपको अग्नाशय से रिलीज होता है, तो वहां पे क्या हो गया आपको? अंतःस्रावी का काम करता है। तो अंतःस्रावी इंडोक्राइन और एक्सक्राइन दोनों का काम करता है, तो ये आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। 31 नंबर पे आते हैं, रंपा विद्रोह 1922 से 1924 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो रंपा विद्रोह जो है वो 1922 से 24, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अल्लारी सीताराम राजू ने किया था, बिल्कुल सही है। यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के पहाड़ी क्षेत्रों में
आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है। यह विद्रोह अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था और इसमें हथियारों का उपयोग नहीं हुआ था। यह गलत है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि सीताराम राजू जो थे गांधी जी के विचारों से बिल्कुल समर्थन देते थे। असहयोग आंदोलन से काफी प्रभावित थे। वे खादी पहनते थे, शराब छोड़ने की सलाह भी देते थे। लेकिन उनका मानना था कि भारत केवल सशस्त्र विद्रोह से ही आजाद कराया जा सकता है। इस विद्रोह में पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया था और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हथियारों का भरपूर उपयोग हुआ था। ये 3 नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। 1-2 आपका सही है। 1-2 सही। अब देखिए कह रहा है कि लॉर्ड रिपन ने भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही। 1882 ईस्वी में नगर पालिका और जिला बोर्ड जैसी स्थानीय संस्थाओं की इन्होंने नींव रखी थी। इसका उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना और निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना था। तो सही हो गया। उन्होंने 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना शुरू की थी। सही बात है। लॉर्ड रिपन ने देखिए सबसे पहले तो 1872 में लॉर्ड मेयर के द्वारा पहली जनगणना कराई गई थी, लेकिन पूरे देश में एक समान नहीं थी। लेकिन 1881 में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के द्वारा ही कराई गई थी। तो ये भी क्या है? सही है। लेकिन क्या है कि एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्थानीय स्वशासन का बात रहता तो ये बताता यहाँ पे कि क्यों स्थानीय स्वशासन, जैसे कि वहां बताता है यहाँ पे कि भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे, निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। यहाँ पे रीजन में वो लिखा होता तो मानते सही है। तो दोनों अपने जगह पे सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए संथाल विद्रोह सिंधो कानो सही है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा सही है। कोल विद्रोह बिद्दो भगत सही है। अहोम विद्रोह जो है, अहोम विद्रोह किसके समय में हुआ था? ये असम में हुआ था अहोम विद्रोह और गोमधर कंवर के द्वारा ये किया गया था। तो ये आपको गलत हो गया। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये याद रखिए अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में 1828 ईस्वी में। नेतृत्व गोमधर कंवर ने किया था इसका। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कैबिनेट मिशन इसे पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था। बिल्कुल सही है। इसने भारत को 3 समूह ए बी सी में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। सही बात है। ए में क्या था? हिंदू बहुल प्रांत था, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। बी जो था वो उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बहुल प्रांत था, जैसे पंजाब सिंध उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया। सी में उत्तर पूर्व मुस्लिम प्रांत बंगाल और असम था। इस तरह से बांटा था। इसने एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों वाली संघीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये गलत है। कैबिनेट मिशन ने एक कमजोर केंद्र का प्रस्ताव दिया था। केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार विभाग होने थे। बाकी सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होनी थी, यानी राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी थी इन कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ये गलत हो गया। 1-2 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का, सही बात है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, सही बात है। ये कहा हुआ था? भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए किया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी, बिल्कुल सही है। और डलहौजी के द्वारा ये आपको सतारा, झांसी, नागपुर जैसी रियासतों का क्या हुआ था? विलय हुआ था। सती प्रथा लॉर्ड कर्जन, ये गलत है। सती प्रथा जो है आपको 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था। तो ये गलत हो गया। तो डी गलत हो गया। सिर्फ गलत ही पूछा ही जा रहा था। 36 नंबर पे आइए। 36 नंबर में कह रहा है कि लखनऊ समझौता 1916 किनके बीच हुआ था? देखिए सूरत में क्या होता है, गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। तो लखनऊ 1916 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विलय हुआ था, और साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी विलय हुआ था। इसमें मुख्य रूप से आपको इस समझौते को कराने में बाल गंगाधर तिलक और अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बात एक चीज ये था कि इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसे बाद में कुछ इतिहासकार विभाजन का बीज इसे मानते हैं।
तो दोनों का दोनों क्या हो गया, सही हो गया। अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक वीर सावरकर थे। और ये जो है वीर सावरकर के द्वारा जो मित्र मेला संगठन बनाया गया था उसी का क्या था, ये विकसित रूप था। सूची 1-2 का मिलान कीजिए। 1909 अधिनियम, तो 1909 अधिनियम जो है आपको, ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत इसे कहा जाती है, तो 2 हो जाएगा आपको। 1919 इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन इसमें लागू हुआ था। एक था आरक्षित, एक हस्तांतरित, तो 1 हो जाएगा। 1935 में क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया, तो ये सही है, 3 नंबर हो जाएगा। 1947 का अधिनियम, भारत का विभाजन, सही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे देखिएगा, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, 1 मिनट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ, 1878 ईस्वी में। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी बताया था। लिटन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव लाया था। इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल कब हुआ, 1883 ईस्वी में। ये लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था। तो प्रथम दिल्ली दरबार देखिएगा, तो प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। और द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध जो है, द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच चला था। यह भी लिटन के कार्यकाल में हुआ था और इसकी फॉरवर्ड पॉलिसी का हिस्सा था। और तो इसको आपको व्यवस्थित करना है, तो कैसे हो जाएगा, सबसे 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर, फिर आपको 1 नंबर, फिर आपको 4 नंबर, सबसे लास्ट में 2 नंबर, सबसे लास्ट में हुआ था तो 1 हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर देखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, गलत है ये। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक ईश्वरवाद और समाज सुधार था। 1867 ईस्वी में सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था का विरोध करना था। ज्योतिबा फुले इसकी स्थापना किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य यही चीज था। देवबंद आंदोलन एक रूढ़िवादी आंदोलन था जो इस्लामी शिक्षाओं की शुद्धता पर केंद्रित था। ये भी क्या है आपको सही है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई थी। ये क्या है, बिल्कुल सही है। इस समय अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी अस्थायी सरकार बनाई थी और उस समय जो है राष्ट्रपति ये थे और प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह को बनाया गया था, तो ये सही हो गया। फ्रांस ने इस सरकार को मान्यता और समर्थन प्रदान किया। गलत होगा ना, फ्रांस किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था युद्ध, तो वो तो कभी मान्यता दे ही नहीं सकता है। तो इसको जर्मनी, तुर्की, रूस जैसे देशों ने मान्यता दी थी, तो ये क्या हो गया आपको, गलत हो गया। तो ये सही है और आर गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और प्राचीनतम शब्दावली अर्थ। अग्रहार मंदिरों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि दान है, ये गलत है। अग्रहार जो है वो भूमि थी जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, ना कि मंदिरों को। तो मंदिर लिख दिया, गलत हो गया। विष्टि जबरन, शर्म या बेगार, तो ये क्या है, यहां पे बिल्कुल सही है ये वाला आपको। ये गुप्त काल के दौरान काफी प्रचलित था। उसमें विष्टि को राज्य के लिए कर का ही एक रूप माना जाता था जिसे जनता को शारीरिक श्रम के रूप में चुकाना पड़ता था।
घटिका पल्लव काल के दौरान उच्च शिक्षा का केंद्र था। ये भी क्या है आपको सही है। तो आपको 2 युग्म क्या हो गया, सही हो गया। ऋग वैदिक काल में राजनीतिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सभा और समिति जैसी संस्था राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। ये क्या है आपको सही है। राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत होता था और इसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद में राजा का पद आमतौर पर वंशानुगत तो होता था, लेकिन यह निरंकुश नहीं होता था। राजा का चुनाव अक्सर कबीले के लोग द्वारा किया जाता था, और यदि राजा अक्षम होता था या कबीले के हितों के विरुद्ध कार्य करता था तो उसे पद से हटाने के प्रमाण भी मिलते हैं। राजा मुख्य रूप से एक कबीलाई नेता या गोपति कहलाता था। ठीक है, ये गलत हो गया। बाली एक स्वैच्छिक उपहार था जो प्रजा द्वारा राजा को दिया जाता था। तो ये क्या सही है। स्त्रियों को सभा में बैठक में भाग लेने की अनुमति थी। ये भी क्या है आपको सही है। तो सिर्फ गलत क्या हो गया, बी नंबर आपको गलत हो गया। शून्यवाद, तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे आपको। शून्यवाद के योगाचार के प्रवर्तक कौन थे, मैत्रेयनाथ थे। लोकायत के प्रवर्तक कौन थे, चरवाक थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद थे। क्या होता है 2-1-4-3, 2-1-4-3। गुप्त काल के प्रशासन के संदर्भ में उपरिक्त शब्द किसे संदर्भित करता है? तो प्रांत के राज्यपाल को उपरिक्त शब्द से संदर्भित किया जाता था, प्रांत का राज्यपाल। सातवाहन शासकों ने खुद को ब्राह्मण बताया और वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। खास करके गौतमीपुत्र सातकर्णी का देखिएगा तो वो स्वयं को ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहते थे। उन्होंने चतुर्वर्णी व्यवस्था को पूर्ण स्थापित करने का दावा किया और वर्णों के संकरण मतलब मिश्रण को रोकने का भी प्रयास किया। सातवाहन राजाओं ने शक और यवन जैसी विदेशी जनजातियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की पूरी तरह परहेज किया। गलत है। एक्चुअली में ये परहेज नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विशिष्ट पुत्र पुलेवामी का शक शासक रुद्रदामन प्रथम की पुत्री के साथ विवाह करना था। उन्होंने युद्ध को रोकने और राजनीतिक अस्थिरता के लिए इन विदेशी मलेच्छों के साथ गठबंधन किए थे। तो ये गलत हो गया और एक सही है। अब देखिए 47 नंबर पर दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज का क्या हो जाएगा आपको, दीवान ए अर्ज क्या था, ये सैन्य विभाग था, बलबन ने इसे स्थापित किया था। सैन्य विभाग बलबन ने स्थापित किया। दीवान ए रिसालत ये धार्मिक मामले और दान पुण्य और कभी कभी विदेशी दूतावास को संभालता था। तो विदेशी दूतावास को संभालता था, धार्मिक कार्य। दीवान ए इंसा ये सुल्तान के सरकारी आदेश को शाही पत्राचार या मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता था। शाही पत्राचार के लिए हो गया। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग, तो कृषि विभाग हो गया इस तरह से। 48 इसका क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर हो जाएगा 2-4-1-3। अब देखिए शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में पटवारी और मुकदम का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका कार्य क्या था कि ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा जोखा रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। मुगल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही को एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं था। उन्हें संगठित धर्म को स्थापित करने का प्रयास यहाँ पे नहीं दिखता है। यहाँ पे देखिएगा तो दीन ए इलाही को संगठित धर्म नहीं था, ना तो इसका कोई अपना मंदिर था, ना ही इसकी कोई पवित्र ग्रंथ थी, ना ही इसका कोई पुजारी वर्ग था, और ना ही इसे अपनाने के लिए किसी पर दबाव डाला गया था। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक नैतिक सिद्धांत थी जो सभी धर्मों को अच्छे गुणों का इसमें मिश्रण किया गया था। इस साम्राज्य में बहुलवादी समाज के बीच सामंजस्य बिठाना चाहता था और सुलह एक कुल की नीति का पालन करता था। ये क्या है आपको सही हो गया। तो आर गलत और आर गलत, आर गलत और ए सही। ए क्या मतलब, हाँ ए सही आर गलत, ए सही है
आर गलत, यही आंसर जाएगा, ये सही, आर गलत है। अब देखिए, हाँ, 1556 में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन द्वारा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस गठबंधन में शामिल नहीं था? तो कौन सा राज्य उस गठबंधन में क्या है कि शामिल ही नहीं हुआ था? तो कौन सा हो जाता है? बरार। एक्चुअली में क्या था कि बरार भी जो है उसका भी क्या था, ये महासंघ जो बना था जिसमें कि बीजापुर था, आपको बीदर था, गोलकुंडा था, अहमदनगर था, उसमें बरार शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसका बीजापुर और अहमदनगर के साथ पुराना आपसी विवाद चल रहा था। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के प्रत्येक अनुशंसा को सदन के पटल पर रखने के लिए बाध्य कर सकता है? तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार जब भारत के राष्ट्रपति का यह भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों जैसे लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखवाएं। राष्ट्रपति केवल सिफारिश ही नहीं रखवाते बल्कि उनके साथ ये स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि आयोग की किन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है। यदि सरकार वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद को इसका ठोस कारण भी बताना अनिवार्य होता है। भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार किससे आना चाहिए? तो भारत के संसद से आना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1) के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया है। सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व इसी निधि में जमा होता है। संविधान की धारा 114 के 3 में स्पष्ट रूप से कहती है कि संचित निधि से 1 रुपया भी तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि संसद द्वारा कानून बनाकर इसके लिए अनुमति दी गई हो। 114 के 3 में भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई? तो क्या हो जाएगा ये? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। 10वीं अनुसूची के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे राजीव गांधी सरकार के दौरान 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ये बिल्कुल सही हो गया आपका। इसे दल बेदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो ये भी क्या है? सही है। तो 1 2 दोनों सही हो गया। अब देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थी? ये भी संसद में नहीं थे क्योंकि ये जो है संविधान का अनुच्छेद 124 का 1 जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने संसद कानून बनाकर समय समय पर इसे निर्धारित करे। और अभी जो है आपको वर्तमान में 34 न्यायाधीश जो है इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश का स्वीकृति किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस से भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो भारतीय संसद की संप्रभुता मतलब संसद की सर्वोच्चता किससे प्रतिबंध किया? कौन इस पर रोक लगाने की कोशिश करता है? तो कौन करता है? न्यायिक समीक्षा। क्योंकि कोई भी संसद अगर कोई कानून पास करता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। ठीक है, उसे रद्द भी कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। 56-57 पे आ जाइए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो कितने होगा? 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत का संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसका अर्थ है कि सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा नियम 198 जो होता है, लोकसभा का नियम अपना नियम है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में
तो है नहीं, इसलिए उसी में दिया हुआ है कि लोकसभा की प्रक्रिया या कार्य संचालन नियमावली 198 के अनुसार प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का लिखित समर्थन अनिवार्य होता है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट का अधिकार क्षेत्र क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 मिल जाता है, अनुच्छेद 32 4 हो गया। राज्य सरकार के विरुद्ध दावा, देखिए उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र कितना हो गया आपको? 226, तो 2 हो गया। न्यायिक समीक्षा के लिए अधिकार का स्रोत क्या हो जाता है? अनुच्छेद 13। और सरकार के विरुद्ध तो हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। अब आइए, निम्नलिखित में से किस देश में के प्रतिरूप पर भारतीय संघ आधारित है? तो भारतीय संघ आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? कनाडा के समय। कैसे? जहां अमेरिका में राज्यों के पास अधिक शक्ति है, जबकि भारत ने कनाडा मॉडल अपनाया जहां केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में क्या है? अधिक शक्ति है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में किसके समतुल्य होता है? तो किसके समतुल्य होता है? ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सीएजी, इस सबके क्या होता है? समतुल्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, आंसर सी नंबर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। डेविड रिकार्डो, तो डेविड रिकार्डो का कौन सा थ्योरी था? तो इसका तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत था, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत था। जे एमकिंस का क्या था? नेचुरल थ्योरी, जे एमकिंस का नेचुरल थ्योरी। और फिर जाके आपको किसका? मिल्टन फ्रीडमैन, तो मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रावाद था। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पूंजीवादी कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो अब चर्चा भी नहीं कर सकते, सरकार के द्वारा नहीं होता है। ये मांग और आपूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, मांग और आपूर्ति के द्वारा क्या होता है? कीमत का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या हो जाएगा मुख्य अंतर? ये विदेशी से प्राप्त शुद्ध कारक आय हो जाता है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? पहले थोक मूल्य सूचकांक किया जाता था, लेकिन अब क्या है? आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही कि 2014 से भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे अपना लिया है। मांग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि अन्य कारक समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा से सीधा संबंध होता है। तो एक्चुअली में देखिएगा कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसके मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है। इसका अर्थ ये है कि यदि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और यदि कीमत घटती है तो मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे, कीमत गिरता है, मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जब जैसे ही अभी देख लीजिए कि जब जिस चीज़ का दाम क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी कम परचेज करता है, कम खरीदता है। गिफेन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है, बिल्कुल सही है। गिफेन वस्तु जब मांग के नियम का अपवाद है, इन वस्तुओं के मामले में कीमत बढ़ने के साथ मांग बढ़ जाती है, जो समान मांग के नियम के क्या है? विपरीत है। तो ये अपवाद है, ये सही हो गया, ये क्या हो गया? आपको गलत हो गया। तो केवल 2 सही है। भारत की पहली विदेश व्यापार नीति कब लागू हुई थी? तो भारत की पहली विदेश व्यापार नीति जो है ये 1 अप्रैल 1992 को लागू हुई थी। भारत के औद्योगिक लाइसेंस को औपचारिक रूप से किस नीति के तहत काफी हद तक समाप्त कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा इसका? 1991 की औद्योगिक नीति के तहत, 1991 की औद्योगिक नीति के तहत इसे लगभग हद तक समाप्त कर दिया गया। 68 नंबर पे आए। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी मापन के मुख्य आयाम कितने हैं? तो 3 आयाम हैं।
कौन सब है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। वज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो दिग् निकाय में सबसे पहले ये आपको मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है। 70 नंबर पे है ये। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कहाँ होगा? पूर्णिया में। बिहार में पायराइट के भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है, और कौन सा कथन सही पूछा है? तो रोहतास जिले में पायराइट सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत के कुल पायराइट भंडार का लगभग 95% बिहार में स्थित है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनीय विभागीय जोड़े में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा और मुंगेर में गंगा नदी बहती है। पूर्णिया भागलपुर बहती है। तिरहुत सारण बहती है। कोसी मगध में नहीं बहती है। कोसी मगध में आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो सब जानता है कहाँ पे? मधेपुरा जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो पश्चिम चंपारण और बक्सर। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के निम्नलिखित जिलों को लाभ होगा? तो पूर्णिया को होगा, कटिहार को होगा, अररिया को होगा, किशनगंज। सुपौल को नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 5। 1 2 4 5 सुपौल को इसमें फायदा नहीं पहुंचेगा। तो बिहार में शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिएगा, बिहार में शहरीकरण की दर राष्ट्रीय औसत, अरे कहाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर केवल 11.3%। यह सही है। बिहार में के उत्तरी भाग में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, गलत है। बिहार का सबसे कम शहरीकृत जिला पटना, ये भी गलत है। सिर्फ क्या होगा? बी नंबर सही होगा। बिहार में पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली अहर पाइन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये आपको दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से प्रचलित है। दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से प्रचलित है। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वस्कार किसके दरबार में मंत्री पद पर आसीन था? तो क्या हो जाएगा ये? अजातशत्रु। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने के निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में हुआ था। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, बुद्धो भगत जतरा भगत के नेतृत्व में। क्या हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन। फरवरी 2026 को बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी ने स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल की। इस चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था? क्या होगा? आवामी लीग, शेख हसीना का आवामी लीग। 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? क्या हो जाएगा इसका? 802.40 करोड़। बी नंबर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी 10 वर्षीय रोड मैप के अनुसार भारत का प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र किस वर्ष तक 750 से 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है? तो कब हो जाएगा? 2035 तक। विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल, सही है ये। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, सही है। जर्मनी का नया चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, सही है। त्रिनाद और टोबैगो के पीएम तो क्या हो जाते हैं? कमला प्रसाद विशेषर। तो ये हो गया चारों का चारों, क्या आपको सही हो गया? 1 2 3 4। अब देखिए, 12वें एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने
कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। अब क्या है, भारत और सेशल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में 9 फरवरी 2026 को चर्चा किए गए ब्लू इकोनॉमी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सेशल्स के हिमालयी जड़ी बूटियों की खेती करना और उसका सतत विकास करना, ये नहीं सही है। हिंद महासागर में नए तेल रिफाइनरी संयंत्रों की स्थापना, ये भी नहीं है। समुद्री संसाधन का सतत उपयोग और समुद्री सुरक्षा और मत्स्य पालन, ये क्या है? सही है। अब आइए इस पे, निम्नलिखित में से कौन विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम है? तो क्या हो जाता है थीम इसका? देखिएगा तो विश्व दलहन और सादगी और उत्कृष्टता की ओर, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कुल कितने देश की टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 20 देशों की टीम ने भाग लिया था। इस बार इटली प्रथम बार इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ था। किस देश ने 6 फरवरी से 22 फरवरी तक 2026 तक विंटर ओलंपिक की मेजबानी की है? तो इटली हो जाएगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 समारोह में के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता, सही चीज है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव ने जीता, सही है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया, सही है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अभिनेत्री का पुरस्कार नीतांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया, ये भी क्या है? सही है। उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। हाल ही में बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो क्या है ये? आपको राजस्थान हो जाता है। किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो क्या हो जाएगा ये? गांधीनगर में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा संसदीय शब्दावली सारगर्भित प्रस्ताव का क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा इसका? एक स्वतंत्र प्रस्ताव जो किसी महत्वपूर्ण विषय पर सदन का निर्णय लेने के लिए पेश किया जाता है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य थीम क्या था? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा? तो कहां पे बनेगा ये? आपको सारण जिले में ये बनेगा। भारत ने वर्ष 2025-26 के नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामित किया है? तो सारनाथ वाराणसी को नामित किया है। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सही है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला राज्य मिजोरम, सही है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाला राज्य पश्चिम बंगाल, ये भी क्या है? सही है। हाल ही में पवित्र त्यौहार हेरात पोस्तो कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। ये पंडितों के गौरवशाली त्यौहार के रूप में भगवान शिव और रात्रि, हेरात का क्या अर्थ होता है? हरा मतलब हो गया भगवान शिव और रात्रि का मतलब होता है रात, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का स्मरण कराता है। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं।
और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे 78% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं, न लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या आ जाता है। धन्यवाद।